हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नदियों को लेकर पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल, जिसका भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। आज भाग 2 करेंगे और ये सारे ही सवाल आपके परीक्षा में बार-बार पूछे गए हैं। एक-एक सवाल आपके लिए वरदान है, ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट कर लिया जाए आज के सवालों को। और प्रथम सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूर्व का लंदन कहा जाने वाला शहर किस नदी के तट पर स्थित माना जाता है? तो सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि पूर्व का लंदन किसको कहा जाता है, उसके बाद ही आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो पहले के उत्तर की बात करेंगे, आपका हुगली हो जाएगा। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे कोलकाता के विषय में। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुगली भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की एक प्रमुख नदी है। यह गंगा नदी की एक शाखा मानी जाती है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसको पूर्व का लंदन कहा जाता है। सवाल घुमा के था, आपको याद रखना है। चलिए, भारत की लवण नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? लूड़ी, जिसको आप लूनी भी कहते हैं, ये अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। और ये राजस्थान की प्रमुख नदी मानी जाती है। ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, इन सब में बहने का काम करती है। क्लियर है? चलिए, निम्न में किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम से होता है? तो माही नदी के बारे में पहले आप इसे टिक कर लीजिए। माही नदी पश्चिमी भारत की प्रमुख नदी मानी जाती है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पहाड़ियों से होता है, जो कि आपको याद रखना है। माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आप इनमें से देखिए और बताइए कौन सी नदी है जो एस्चुरी नहीं बनाती है, मतलब डेल्टा बनाती है। 4 नंबर है आपका महानदी हो जाएगा। और महानदी का डेल्टा फेमस है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अंचल की प्रमुख नदी के रूप में आप इसको जानते हैं। और बाकी सब इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो 5 के उत्तर की बात करेंगे। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और ताप्ती नदी यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलकर सतपुड़ा पर्वत से मध्य में पश्चिम की ओर बहती है। ये महाराष्ट्र के खानदेश के पठार और सूरत के मैदान को पार करती है। ताप्ती नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। आइए, शिप्रा नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और आप इसे याद भी रखेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा चंबल। शिप्रा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको लेकर सवाल पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। शिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी मानी जाती है। उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है और बहुत फेमस है, मतलब ये। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो यहाँ पे आपका गोदावरी छोड़ दिया जाए। गोदावरी नदी का जो उद्गम है वो महाबालेश्वर के निकट त्र्यंबक पहाड़ी से माना जाता है। और अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियों में नर्मदा, सोन, ये सब आपको दिखाई पड़ती हैं। और नर्मदा और सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने इस विषय को किया है, तो यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है नहीं। तुरंत करिए और तुरंत आगे बढ़िए। निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करता है? अब यहाँ पे आपको युग्म की पहचान करनी है। तो नर्मदा और तापी जो हैं, अभी आपने दोनों ही कर रखे हैं। ये आपका डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाने का काम करती हैं। ठीक है। पुनपुन किस नदी की सहायक नदी मानी जाती है? तो पुनपुन नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पुनपुन भारत के बिहार राज्य में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर आप गंगा को टिक कर लीजिए। निम्नलिखित में से पूर्णा किसकी एक प्रमुख नदी मानी जाती है? पूर्णा को लेकर यहाँ पर सवाल है। पूर्णा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के तहसील भैंसदेही से माना जाता है और ये ताप्ती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। पूर्णा नदी पश्चिम भारत में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये जलगांव महाराष्ट्र के चांगदेव में ताप्ती से मिल जाती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? सवाल नंबर 12 है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सवाल नंबर 12 आप में से जिसको आता हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है।
नर्मदा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा, जिसको रेवा के नाम से भी जानते हैं, और बाकी सब आप लोग को पता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? तो दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी सबसे लंबी मानी जाती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है। और कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है। तो अपनी लंबाई की वजह से इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, अधिक लंबाई की वजह से। और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। निम्न में कौन सी नदी बिहार की एक प्रमुख नदी मानी जाती है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। सोन नदी के बारे में अगर हम बात करें, सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसे सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी मानी जाती है? तो अच्छा सवाल रहेगा। लूनी के बारे में बात करेंगे तो ये एक भूमि बंधित नदी मानी जाती है। अत्यधिक लवणता के कारण इसका नाम ये पड़ा हुआ है। लूनी की टोटल लंबाई 495 किलोमीटर है, जिसका अधिकतर भाग राजस्थान में ही प्रवाहित होता है, लगभग 330 किलोमीटर। वैनगंगा और पैनगंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि वैनगंगा नदी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में महादेव की पहाड़ी से निकलती है। फिलहाल 16 नंबर के उत्तर पे अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे गोदावरी हो जाएगा, और ये आपसे बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, मानस किस नदी की उपनदी मानी जाती है? मानस ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी मानी जाती है, और ये भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली के रूप में भी जानी जाती है। आगे आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत आपको बताना है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत आपको बताना है। तो कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। तो इसको हम कई बार पहले ही बता चुके हैं, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूरब में प्रवाहित होकर कावेरी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गोमती नदी का संबंध आप इनमें से कहां से मानते हैं? देखिए, गोमती नदी जो है वो कई स्थान पर अलग अलग है। एक लखनऊ वाली गोमती है, और एक उत्तराखंड वाली गोमती है, लेकिन यहाँ जो गोमती पूछी गई है वो राजस्थान वाली गोमती है। और इस वाली गोमती का उद्गम कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में स्थित चारभुजा के पास सेवत्री गांव नामक स्थान पर होता है। और नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये नदी अपने उद्गम स्थल रामदरबार से चलकर विश्वविख्यात जयसमंद झील में जाकर गिर जाती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो आपका ये जो विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ठीक से याद रखना है। ठीक है, चलिए। निम्न में से मंजिरा किस नदी की उपनदी मानी जाती है? तो मंजिरा को गोदावरी नदी की उपनदी के रूप में जाना जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है। ये अहमदनगर जिले के पास गोदावरी में मिल जाती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 1400 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो ये सही है, जो कि आपको याद रखना है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं? तो पंचगंगा और दूधगंगा के बारे में अगर हम बात करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, और उत्तर आपका यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में आप किसको जानते हैं? भारत में सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो कि गंगा की सहायक मानी जाती है। इसकी टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है, और यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर ये सब आपको बसे हुए दिखाई पड़ते हैं। श्रीरंगपट्टनम आपको किस नदी के किनारे दिखाई पड़ता है? तो आपका जो श्रीरंगपट्टनम है ये भारत के कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। और आपको यहाँ पे बताना था, ये जो श्रीरंगपट्टनम है वह किस नदी से संबंधित है? तो ये कावेरी नदी की शाखाओं के बीच भौगोलिक रूप से एक द्वीप के रूप में बसा हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे कावेरी टिक करना था। इस शहर का नाम यहाँ स्थित श्री रंगास्वामी मंदिर के नाम पर पड़ा है या रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपको याद करने हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल हम जल्द मुलाकात करेंगे आपके सामने भाग 3 को लेकर।
इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप मेरे पुराने कोर्स डिटेल में पढ़ सकते हैं, चीज़ों को आप अच्छे से जान सकते हैं। हमारी फ्री क्लास भी वहाँ पर आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा देना नहीं है, ठीक है? वहाँ पर आपको सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ाई करने का अवसर मिलता है और प्लस के चार्ज बहुत नॉर्मल होते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मेरी पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनका लाभ उठाइए और जल्द मुलाकात करेंगे आपके साथ भाग 3 में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।